नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ कैरियर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सांख्यिकी स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। साथियों आज का पहला सवाल है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 58 है। उनमें से 20% छात्रों के अंकों का माध्य 60 तथा 30% छात्रों के अंकों का माध्य 40 है। तो शेष छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? ठीक है। तो साथियों सबसे पहले सवाल में करते क्या है कि कक्षा के कुल छात्रों की संख्या मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ डेटा आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है, 20%, 30%। ठीक है। तो साथियों परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम सवाल में कक्षा के छात्रों की संख्या 100 या 100 मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर मान लेते हैं 100 होगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि कक्षा के छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 58 है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 100 है, तो 100 छात्रों के द्वारा जो प्राप्त अंकों का माध्य है वो यहाँ पर 58 दिया गया है। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर कक्षा के 100 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कक्षा के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। तो साथियों छात्रों की संख्या में से माध्य का गुणा करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 100 इंटू 58। तो यहाँ पर साथियों पूरी कक्षा के छात्रों के द्वारा प्राप्त जो कुल अंक होंगे वो कितने होंगे? 5800 होंगे। यानी कि पूरी कक्षा के 100 छात्रों ने मिलकर के 5800 अंक प्राप्त किए। ठीक है। साथियों आगे आपसे बोला जा रहा है कि उनमें से 20% छात्रों के अंकों का माध्य 60 है। ठीक है। दोस्तों सवाल आपसे बोला जा रहा है कि उनमें से 20% छात्रों के अंकों का माध्य 60 है। ठीक है। तो साथियों अगर 100 का 20% याद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है। साथियों यहाँ पर 100 में से 20 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है, तो 20 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? तो छात्रों की संख्या से और माध्य से गुणा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 1200। ठीक है। यानी कि 100 में से 20% यानी कि 20 छात्रों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो 1200 प्राप्त किए। ठीक है। इसके बाद आगे आपसे बोला जा रहा है कि 30% छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40। ठीक है। तो साथियों आगे आपसे बोला जा रहा है कि 30% छात्रों के अंकों का माध्य 40 है। ठीक है। तो आप 100 का 30% याद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है। तो 100 में से 30 छात्रों ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है। तो 30 इंटू 40 करेंगे। ठीक। यहाँ पर आएगा आपका 1200। ठीक है। तो साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि 100 में से 20% प्लस 30%, 30% प्लस 30%, यानी कि 50% छात्रों ने मिलकर के कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है। यहाँ पर 1200 प्लस 1200 यानी कि 2400 अंक प्राप्त किया। ठीक है। साथियों अगर हम बात करें कि शेष बचे हुए 50% छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी कक्षा के छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक यहाँ पर 5800। ठीक है। और कक्षा के 50% छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पर 2400 है। तो साथियों बचे हुए शेष 50% छात्रों के द्वारा जो प्राप्त कुल अंक होंगे वो आपको 5800 में से 2400 घटाने पर प्राप्त होंगे। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि शेष बचे हुए 50% छात्र यानी कि 50 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? तो आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर 5800 में से आप 2400 घटाएंगे, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 3400। ठीक है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि शेष बचे हुए 50% छात्र यानी कि 50 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक यहाँ पर कितने होंगे? 3400। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल में पूछा गया है कि शेष छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शेष 50 छात्रों के जो कुल अंक है यहाँ पर 3400 है। साथियों माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें कुल अंक में से छात्रों की संख्या से भाग देना होगा। ठीक है। तब यहाँ पर आपको शेष बचे हुए छात्रों के अंकों का माध्य ज्ञात होगा। ठीक है। तो साथियों माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि छात्रों की संख्या से अंकों में भाग देते हैं। यहाँ पर 3400 में आप 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा 68। ठीक है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि जो बचे हुए शेष 50 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य होगा वो कितना होगा? 68 होगा। ठीक है। उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथियों यहाँ पर अगला सवाल है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य अगर 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का माध्य क्या होगा? ठीक है। दोस्तों इसके लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जब भी हम किन्हीं संख्याओं का औसत या माध्य ज्ञात करते हैं तो जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है वही परिवर्तन आपका माध्य या औसत में भी होता है। ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ पर 10 संख्याओं का माध्य अगर 35 है
यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाएगी तो उसके माध्य में भी 2 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो साथियों जो नई संख्याओं का जो माध्य होगा, तो साथियों यहाँ पर जो नई संख्याओं का माध्य होगा वो 35 प्लस 2 यानी कि 37 के बराबर होगा, ठीक है। तो साथियों 10 संख्याओं में से अगर दो प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाएगी तो उसके माध्य में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 10 संख्याओं का पहले माध्य अगर 35 है तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के बाद जो नई संख्याओं का माध्य होगा वो क्या होगा, 35 प्लस 2 यानी कि 37 होगा, ठीक है। तो 37 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। साथियों यहाँ पर अगला सवाल है, एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ जाता है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। दोस्तों आप लोग सवाल में देख पा रहे होंगे कि एक छात्र के अंक 68 है, ठीक है। एक छात्र के अंक 68 है लेकिन गलती से उसके अंक 86 टाइप हो गए, ठीक है। उसके अंक 86 टाइप हो गए तो साथ ही आप कह सकते हैं कि उसके अंकों में 18 की वृद्धि हो गई, ठीक है। उसके अंक 68 थे लेकिन गलती से उसके अंक 86 टाइप हो गए तो आप कह सकते हैं कि उसके अंकों में 18 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो साथियों आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी कक्षा के छात्रों के अंकों में प्लस 18 की वृद्धि होगी, ठीक है। दोस्तों इन 18 अंकों की वृद्धि के कारण पूरी कक्षा का माध्य जो है वो 1/2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि जो पूरी कक्षा के माध्य में 1/2 की बढ़ोतरी हुई है वो किसके कारण हुई है, वो 18 नंबर की वृद्धि होने के कारण हुई है। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 18 अंक के बराबर होगी। जो माध्य में बढ़ोतरी 1/2 की हुई है वो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी साथियों, तो इस प्लस 18 अंकों की वृद्धि के बराबर होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर किसके होगा, 18 इंटू 2 36 के, ठीक है। तो साथियों आप कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरी कक्षा के छात्रों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 36 होगी। पूरी कक्षा में छात्रों की संख्या यहाँ पर 36 होगी, ठीक है। तो 36 के सवाल का राइट आंसर होगा। साथ ही यहाँ पर अगला सवाल है कि संख्याएं 3, 6, 7, 11, यक्स 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में उनकी माध्यिका 13 है तो यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आप सवाल में सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपको आंकड़े दिए गए हैं 3, 6, 7, 11, यक्स 15, 19, 20, 25, 28 पहले से आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित दिए गए हैं और उनकी माध्यिका 13 दी गई है, ठीक है। तो आपसे यक्स का मान पूछा गया है, यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। साथियों जब भी हमें कुछ आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 3, 6, 7, 11, यक्स 15, 19, 20, 25 और 28, ठीक है। तो साथियों जब भी हम कुछ आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं पहले से आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखते हैं कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आंकड़ों की जो संख्या है तो यहाँ पर 10 है। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। दोस्तों जब भी आंकड़ों की संख्या सम होती है, ठीक है ना, तो जो सबसे मध्य की दो संख्याएं होती है उनको जोड़ करके आधा करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपकी माध्यिका होती है, ठीक है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो सबसे मध्य की जो एक संख्या होती है वो आपकी माध्यिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आंकड़ों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए आपको वो कितने हैं, 10 है। 10 एक सम संख्या है, ठीक है। जब आंकड़ों की संख्या सम होती है, ठीक है ना, तब सबसे मध्य की दो संख्याएं आप चार संख्या लेफ्ट से हटा लेंगे, चार संख्या राइट से हटा लेंगे, ठीक है। तो जो मध्य की सबसे दो संख्याएं होंगी उनको जोड़ करके आधा करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपकी माध्यिका होती है, ठीक है। लेकिन सवाल में आपको माध्यिका दी गई है 13 है, ठीक है। तो उससे आपने माध्यिका ज्ञात की x प्लस 15/2 और सवाल में आपकी माध्यिका दी गई है 13, ठीक है ना। x प्लस 15/2 किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 13 दूना 26, x प्लस 15 बराबर 26। x की वैल्यू क्या आएगी, 26 माइनस 15 यानी कि 13, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, ये निम्न पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43, ठीक है। बाद में पाया गया कि त्रुटि के कारण 29 की जगह 17 लिख दिया गया तो परिवर्तित माध्यिका क्या होगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप सवाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं 32, 12, 23, 17, 28, 25 और 43, ठीक है। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात की गई
और बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण 29 की जगह 17 लिख दिया गया। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आंकड़ों में पहले त्रुटि के कारण 29 की जगह 17 लिख दिया गया, उसके बाद माध्यिका ज्ञात की गई। ठीक है, तो साथ ही सवाल में आपसे पूछा जा रहा है यदि त्रुटि को सही करते हुए, ठीक है, आंकड़े लिखे गए तो परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो साथ ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आंकड़ों में त्रुटि हुई है त्रुटि को सही करते हुए हम 17 की जगह 29 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माध्यिका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ पर त्रुटि को सही करते हुए आंकड़े लिखेंगे 36, 12, 23। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर 17 की जगह 29 लिखा जाएगा, क्योंकि त्रुटि के कारण यहाँ पर 29 की जगह 17 लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही मान क्या होगा, 29 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 29, 28, 25, 43। ठीक है, तो साथियों त्रुटि को सही करते हुए यहाँ पर जो नए आंकड़े हैं वो क्या है, 32, 12, 23, 29, 28, 25, 43। ठीक है, तो साथियों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 12, 12 से बड़ी संख्या 23, 23 से बड़ी संख्या 25, 25 के बाद 28, फिर 29। ठीक है, फिर 32, फिर 43। ठीक है, दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में और वही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो आंकड़े हैं वो 12, 23, 25, 28, 29, 32, 43। ठीक है, इन आंकड़ों को हमने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। इसके बाद दोस्तों आप क्या देखते हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7 है। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, दोस्तों जब भी आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो सबसे मध्य की जो एक संख्या होती है वो आपकी माध्यिका होती है। ठीक है, तो दोस्तों 7 में से आप 3 संख्याएं लेफ्ट से हटा लेंगे, 3 संख्या राइट से हटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे मध्य में संख्या कौन सी आएगी, 28 आएगी। ठीक है, तो साथियों इन आंकड़ों की जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 28 होगी। ठीक है, तो साथियों अगर त्रुटि को सही किया जाए तो नई परिवर्तित माध्यिका क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, 28 होगी। तो 28 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। साथ ही अपना अगला सवाल है कि एक डेटा का विचरण 169 है तो मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर एक डेटा का विचरण जो है 169 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विचरण बराबर क्या होता है, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विचरण बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन, मानक विचलन का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट विचरण के बराबर होता है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया है कि डेटा का विचरण 169 है। ठीक है, तो मानक विचलन क्या होगा, तो साथियों लिख सकते हैं आप अंडर रूट विचरण की जगह 169। वर्गमूल में भी दोस्तों आप लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 13। लेकिन साथियों ध्यान रहे कि मानक विचरण हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मानक विचरण होगा आपका वो क्या होगा, +13 होगा। ठीक है, तो साथियों 13 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, साथियों आज के लिए बस इतना ही। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।